हमको ब्लूटूथ दे दीजिएगा, है क्या? चार्जर नहीं लाया? लेफ्ट की राइट? सो स्टार्ट करते हैं। भूदेव, ओके। So very good morning to all of you and welcome to the class. Today is very important class and जो foundational pillars, so say one of the strong pillar that is fiscal policy. Previous class में हम लोगों ने बात किया है that is about the planning systems India और planning के जो different हैं उस बात किए हम लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, डिफरेंट जो प्लानिंग सिस्टम्स हमने अडॉप्ट किया, उसका क्या अचीवमेंट्स था, क्या लिमिटेशंस था, उसके साथ साथ किस तरह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लाए गए थे उसका सिग्निफिकेंस, ये सारी बातें हम लोग किए हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर वाज योर द प्लानिंग। यू मस्ट बी साउंड विद द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से बात किए हैं और हमारा काफ़ी एक लंबा लेक्चर था, उसको ठीक से किया है। इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो एक पहले बैकग्राउंड हो जाए हमारा। वी विल टेक अप द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसीज़, देन वी विल टेक अप द मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद हम लोग द इन्फ्लेशन, देन उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, फिर स्टॉक मार्केट। तो ये कोर इकोनॉमिक्स है और आने वाले 10 से 15 दिनों में हम लोग इसको कवर करेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फेज ऑफ योर द प्रिपरेशन ऑफ योर जर्नी, राइट। तो इसको अच्छे से करना है। तो एक बैकग्राउंड हमको समझ में आया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसा है। वी हैव फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी। एक इंडिकेटिव प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था, है ना। इंडिकेटिव प्लानिंग होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। द रोल ऑफ द स्टेट कैसा है ना, हियर 1991 के बाद से थोड़ा डिफाइंड हो गया कि स्टेट शुड बी स्टीयरिंग रेदर देन रोविंग। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर्स को उन स्पेस को दे दे जहां पर प्राइवेट सेक्टर कैपेबल है। स्टेट शुड एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट। जैसे नाव का स्टीयर करना है, सो दैट इज द रोल ऑफ द स्टेट। दैट इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्टेट मिनिमलिज्म। द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड the rolling back of the state. It is called downsizing of the state, right sizing of the state. ये कॉन्सेप्ट हम बताए हैं और ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड होता है, न्यू राइट फिलॉसफी। ये बताया है मैंने सारा चीज़, तो इसको ध्यान से रखेंगे, राइट। अब हम लोग द फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे और फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ना है और इस पर क्वेश्चंस हमेशा पूछा ही जाएगा आपका। ये आपका प्रीलिम्स, मेंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मली शुरू करेंगे। ओके ओके, तो हम लोग क्लास को बाइलिंगुअल में की कोशिश करें, बट जितना भी हो सकेगा विल ट्राई मेक इट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट कि सारे जो बच्चे हों सब लोग इसको थोड़ा लिंक कर सकें। और लेकिन साथ कॉन्सेप्ट को सीखिए पहले, है ना। कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, करेंगे और आप सबका बेनिफिट हो। ओके, तो ये जो चैप्टर है आज हम लोग इसमें बहुत फंडामेंटल बात करेंगे कि ये पॉलिसी क्या है, माने जिसको फिस्कल पॉलिसी बोल रहे हैं। ये फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होगा। हम लोग के
एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एक कहानी की तरह ही शुरू करेंगे कि एक हमारा लिंकेज हो, फिर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि देयर इज ए होम, कि देयर इज ए होम, कोई घर है और इस घर में मान लो कि देयर आर 5 पीपल्स, 5 लोग रहते हैं और इस 5 लोगों में से एक क्या होगा ना, कुछ ब्रेड विनर होगा जिसको हम लोग अर्नर बोलते हैं, जो घर के लिए क्या करेगा ना, रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे थ्रू कोई सर्विस में हो, कोई जॉब में हो, तो वो पैसे कमाता है, राइट। तो उस घर का इस तरह से कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सोर्स ऑफ इनकम। उस घर के टोटल इनकम क्या है ना। एक मान लेते एक फिक्स पीरियड है जिसको कि 1 साल बोल रहे हैं अपन लोग, और उस साल में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब लोगों का एक कुमुलेटिव इनकम होगा, ठीक है, जिसको आमदनी है, उसको हम लोग इनकम बोल रहे हैं। उसी तरह से उस घर के कुछ खर्चे होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर। तो एक नॉर्मल जो घर का सेटअप है इसी तरह काम करता है कि एक हमारा कुमुलेटिव इनकम होगा और कुछ खर्चे होते हैं। उसकी तरह से जब खर्चे पे एक्सपेंडिचर पे थोड़ा फोकस करें तो उस एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट, एक शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होगा और कुछ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स का मतलब जैसे कि हमको डेली खाना है, पीना है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कुछ खर्चे हैं, कुछ साथ ही साथ मेडिकेशन के खर्चे हैं, हेल्थ के खर्चे हैं। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमको डे टू डे बेसिस पे करना पड़ता है। वो खर्चा इनएविटेबल है, इंटीग्रल है, वो करना ही पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। तो उस तरह के खर्चे को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, देयर आर सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स which are for long term expenditure and which create something asset। एक टर्म यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एसेट। एसेट, व्हाट इज एसेट? एसेट का एक लाइन का डेफिनेशन है, आगे और क्लियर होगा कि एसेट इज समथिंग व्हाट वी ओ, एसेट व्हाट वी ओ, है ना, उसको क्या बोलेंगे, एसेट। और एसेट का मतलब कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका पर्पस एसेट क्रिएशन है, जैसे कि एक ह्यूमन कैपिटल बनाना, ह्यूमन रिसोर्स बनाना। किसी बच्चे के ऊपर में 20 साल 22 साल तक खर्चा किया जाता है, तब जाके वो कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर या उस तरह से प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में वो अपने को इंगेज करता है। तब तक के उसके खर्चे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म खर्चे होंगे, और किस पर्पस के लिए होता है, उसको एसेट क्रिएट करने के लिए किया जाएगा, राइट। माने रेम्यूनरेटिव इन्वेस्टमेंट एक समय के बाद देगा। तो कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिसका पर्पस क्या होगा, एसेट क्रिएशन। तो एक्सपेंडिचर जिसका पर्पस क्या हो, एसेट क्रिएशन, उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका नाम दे देते हैं अपन लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि कंजम्पशन, मेंटेनेंस, डे टू डे, और सिंपल भाषा में जिसका एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएशन नहीं हो, उसको अपन लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका पर्पस एसेट क्रिएशन हो, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एक छोटा सा घर का जो स्ट्रक्चर है, उसी तरह से ये घर के जो इनकम है, वो इनकम भी क्या हो सकते हैं, 2 तरह के इनकम हो सकते हैं। जैसे मान लो कि रेंट, हर महीने का रेंट आना, ये हर महीना आता है, फ्रिक्वेंट है ना। इस तरह की चीज़ों को हम लोग शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसी को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम, तो शॉर्ट टर्म जो इनकम आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। उसी तरह से लॉन्ग टर्म जो इनकम होगा, लेट्स से लॉन्ग टर्म इनकम का मतलब, लेट्स से व्हेन यू बिकम एन एसेट, उस एसेट के बाद आप जॉब करेंगे लेट्स से फॉर 60 ईयर्स। उस 60 ईयर्स में आपको सैलरीज, ये सब चीज़ें मिलेगा, अलॉन्ग विद दिस अलाउंसेस मिलेगा,
अलॉन्ग विद दिस आपके प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, अलॉन्ग विद दिस जो आपके अपने अपने एसेट्स होते हैं. सो ऑल दोज आर कॉल्ड, लेट्स से यहां पर भी इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंड इनकम, राइट. तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि कुछ हम लोग के जो इनकम होंगे वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होंगे, एक्सपेंडिचर भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होगा. पर्पस क्या है? एसेट क्रिएशन, या कुछ पर्पस ऐसे हैं जो डे टू डे कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस है. थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं. गवर्नमेंट के पर्पस में हम लोग समझेंगे, फॉर द गवर्नमेंट के भी दो अकाउंट होंगे. तो एक पार्ट है रेवेन्यू से रिलेटेड, एक पार्ट है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. सो गवर्नमेंट के भी दो एस्पेक्ट हैं. एक है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू पार्ट एंड सेकेंड पार्ट है एक्सपेंडिचर पार्ट. सो द टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी विच टॉक्स अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जिसको एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस. इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक फाइनेंस. एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू को हम लोग यहां बोल सकते हैं टैक्सेशन, और ये तो हो गया एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर को बोल देते हैं स्पेंडिंग. तो पब्लिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या है ना? फिस्कल पॉलिसी ना टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज है. सो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का एक डेफिनेशन लिखेंगे, द qualitative and quantitative use of public finance. ये पब्लिक फाइनेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके लिए घबराना नहीं है. सो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अब जैसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट में अराउंड 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी. लेट्स से 3% ऑफ जीडीपी एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करती है. इसी तरह से कुछ बजटरी एलोकेशंस होते हैं. सो ये क्वांटिटेटिव एलोकेशंस है. लेकिन व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? हेल्थ सेक्टर्स को अच्छा करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज करना, एसेट क्रिएशन करना, एसेट क्रिएट करना. ऑल दीज आर व्हाट? ये सब चीजें क्वालिटेटिव यूज में आएगा. सो स्पेंडिंग का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही तरह का यूज किसका पार्ट बनेगा ना? पब्लिक फाइनेंस का पार्ट बनेगा. ठीक है. सो पब्लिक फाइनेंस के बारे में ही स्टडी करना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी करना किस पॉलिसी का पार्ट बन जाएगा? फिस्कल पॉलिसी. सो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखो फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी which deals with both the quantitative and qualitative use of public finance, or the quantitative or the qualitative use of that is called spending and taxation. हाँ, वो तो लिखे हो शायद आप. That is called fiscal policy refers to the part government policy which focus on qualitative and quantitative use of, that is called the taxation and that spending. तो ये फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन है. ये पब्लिक फाइनेंस के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज पे फोकस करेगा. कितना बोरो किया जाए, कितना टैक्स लिया जाए और कितना स्पेंडिंग किया जाए, उस स्पेंडिंग, उस एक्सपेंडिचर का एंड यूज क्या है, इन सब के बारे में स्टडी कौन सा पॉलिसी करती है? फिस्कल पॉलिसी. ये फिस्कल पॉलिसी किसका डोमेन है? गवर्नमेंट का डोमेन है ना. फिर आगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, वो किसका डोमेन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, उसका डोमेन होगा. तो हमारे पास अभी फिस्कल पॉलिसी पे फोकस करेंगे. अभी इस फिस्कल पॉलिसी को थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले इस फिस्कल पॉलिसी की क्या पॉलिसी की जरूरत क्यों है? व्हाई देयर वाज ए नीड फॉर फिस्कल पॉलिसी, राइट? तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि व्हाई देयर वाज ए नीड फॉर फिस्कल पॉलिसी. तो बताओ फिस्कल पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि नाउ वी आर इन वेलफेयर स्टेट. हम लोग एक ऐसा किस तरह का स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है कि पुलिस स्टेट है? एक वेलफेयर स्टेट है. सो वेलफेयर स्टेट में द स्टेट दैट इज गवर्नमेंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना.
एक लड़के कैसे डिफाइन करते हैं दिस वेलफेयर स्टेट को, और इस वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, सो वेलफेयर स्टेट में द गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब चूंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है और गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, सो एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स सम फाइनेंस। हर एक एक्टिविटी को काम करने के लिए फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस का यूज कैसा होना चाहिए? प्रूडेंट यूज होना चाहिए, वाइज यूज होना चाहिए। माने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट पे फोकस है अपन लोग का। सो देयर बाय हियर द गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा यूज होना चाहिए ना, देयर शैल बी इस क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रूडेंट यूज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, प्रूडेंट यूज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, है ना। मतलब एंड यूज, एसेट क्रिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है, टारगेटेड एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस तरह की बातें हम लोग क्या करेंगे वेलफेयर स्टेट में। क्योंकि वेलफेयर स्टेट में जितने भी वेलफेयर एक्टिविटीज है उसकी अल्टीमेट फाइनल जिम्मेदारी कौन लेता है? स्टेट, गवर्नमेंट। और स्टेट और गवर्नमेंट किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है? फॉर पब्लिक पॉलिसीज। और कौन कौन से पब्लिक पॉलिसीज हैं ना? पब्लिक पॉलिसीज माने लेट्स से ग्रोथ, रिडक्शन इन पॉवर्टी, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सब किसका पार्ट है? पब्लिक पॉलिसी का। तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना? टू अचीव दी पब्लिक पॉलिसी गोल्स। तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि द फिस्कल पॉलिसी कैन अचीव सम इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी, है ना। फिस्कल पॉलिसी कैन अचीव द इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी गोल्स। और क्या क्या पब्लिक पॉलिसी गोल्स होते हैं? व्हाट आर द पब्लिक पॉलिसी गोल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी गोल्स के क्या क्या नाम है? जैसे ग्रोथ, इक्विटी, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ, नंबर 2 इक्विटी, growth, equity, the promotion of small scale industry, promotion of small scale, promotion of small scale industries। फिर उसी तरह से और क्या हो सकता है? ग्रोथ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेट्स से द इंकरेजमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। उसी तरह से लेट्स से दैट्स ए लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? क्या क्या हमारे 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम, 5 ईयर प्लान का क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया था? लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। तो ये सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंटल है। सो ये कुछ पब्लिक पॉलिसी माने इशू बेस्ड, है ना। लेट्स से वी टॉक अबाउट कि एम्पावरमेंट ऑफ द लेट्स से थर्ड जेंडर कम्युनिटी, है ना, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इक्विटस सोसाइटी बनाना, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इगालिटारियन सोसाइटी, इगालिटारियन सोसाइटी, इगालिटारियन सोसाइटी। उसी तरह से लेट्स से साउंड सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, द
sound physical, sound physical and social infrastructure. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, है ना। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ही हासिल किया जाता है, एंड फिस्कल पॉलिसी इज इंस्ट्रूमेंटल टू अचीव दीज टारगेट्स। तो थोड़ा थोड़ा फिस्कल पॉलिसी विजुअलाइज हुआ। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक पार्ट है, इट इज ए पार्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक फाइनेंस का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज करना। ये पब्लिक फाइनेंस क्या है उसकी बात करेंगे ना। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एंड यूज से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि किस तरह से टैक्सेशन का एंड यूज हो, एक्सपेंडिचर का एंड यूज हो, और उसका दोनों ही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इफेक्ट के बारे में स्टडी करना फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर ए वेलफेयर स्टेट, और इस वेलफेयर स्टेट में कुछ गोल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, पब्लिक पॉलिसी गोल्स। उन गोल्स को अचीव करने के लिए फिस्कल पॉलिसी सबसे इंस्ट्रूमेंटल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, और उसके पहले एक जो क्लासिफिकेशन है कि जो इनकम साइड है उसको कैसे कैसे हम लोग कैटेगराइज किया गया है, कि जब हम लोग बात करते हैं कि you can call it the public finance, public finance। the public finance का मतलब अभी क्या बताया, that is called income and expenditure side, है ना। पब्लिक फाइनेंस इनकम एक्सपेंडिचर साइड, उसका एंड यूज माने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज। सो द पब्लिक फाइनेंस के दो पार्ट कर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम साइड में कैसे हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड कैपिटल। एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू, कैपिटल, है ना। सो रेवेन्यू जो इनकम है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और कैपिटल साइड में भी इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। सो इनकम को किससे मेजर करेंगे अपन लोग, रिसिप्ट्स। उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो बेसिकली कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो वी हैव द फोर बेसिक टाइप ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स ब्रॉडली। आर्टिकल 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें एक्सपेंडिचर को सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। तो इसको लिख लेंगे नोट करके एक पॉइंट लिखो कि द नोट आर्टिकल 112 लिखो, आर्टिकल 112 द मैंडेट्स द एक्सपेंडिचर बी सोन in revenue and other categories, है ना। expenditure be shown in revenue and other categories।
ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर हमको दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंडिचर। और ये जो अदर एक्सपेंडिचर है इसको ब्रॉडली हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडली, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोलोकियली इसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली किस टर्म को यूज किया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्सपेंडिचर्स। समझ में आ रहा। सो हम लोगों ने क्या लिखा कि जो पब्लिक फाइनेंस का चार्ट है, जो रिसिप्ट्स है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। सो रेवेन्यू अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स दो पार्ट बना सकते हैं अपन लोग कि रेवेन्यू अकाउंट्स में दो पार्ट, एक रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, कैपिटल में दो पार्ट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो रेवेन्यू किससे रिलेटेड होता है, इसका पर्पस एसेट क्रिएशन होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। कैपिटल किसका रिलेटेड है, एसेट क्रिएशन से रिलेटेड है। एसेट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे मैं बैंक्स की बात करूं, मैं सब लोग बैंक्स देखे हो, इफ आई टॉक अबाउट द बैंक्स, तो बैंक्स में मान लेते हैं दो पार्ट है, एक है डिपॉजिट्स और एक होता है लोन्स। तो क्या डिपॉजिट्स जो होता है बैंक्स में, उसमें गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है क्या, नहीं होता है। डिपॉजिट्स को बैंक ऑन नहीं कर सकता है, बैंक्स को वो पैसा देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, व्हाट वी ऑ एंड व्हाट वी ऑन, है ना, दो टर्म वो यूज करेंगे ना। डिफाइन कर ले फिर हम समझा देते हैं कि दो टर्म यूज करेंगे, एक है एसेट और एक को क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। है ना, तो एसेट और एक क्या होता है, लाइबिलिटी। एसेट का डेफिनेशन व्हाट वी ऑन, व्हाट वी ऑन माने जिसके ऊपर में आपका ऑनरशिप राइट्स है। लेकिन लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि व्हाट वी ओ, OWE ओ, माने जिसके ऊपर आपको फिर पैसा चुकाना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट वी ओ, दैट इज योर लाइबिलिटी, एंड व्हाट वी ऑन इज कॉल्ड एसेट। अब सोच के बताओ, इस बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट्स हैं और हमारे पास लोन्स हैं। सो बैंक का ऑनरशिप किस पे है, लोन्स पे है कि डिपॉजिट्स पे है, लोन्स पे। तो लोन्स बैंक का क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है, राइट। लेकिन डिपॉजिट्स इसके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप रेंटर हैं, राइट। सो यू लिव इन दैट हाउस, उसके लिए आप रेंट पे करते हैं। सो क्या आप उस हाउस को ऑन करते हैं कि ऑ करते हैं, ऑ करते हैं, तो लाइबिलिटी है। लेकिन जो ऑनर ऑफ द हाउस के लिए वो क्या है, एसेट है। ठीक है, तो छोटा सा सिंपल है कैटेगोरिकल डेफिनेशन। सो आई थिंक समझ में आया। सो एसेट एंड लाइबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस में। सो पब्लिक फाइनेंस में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो। सो हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स हैं, वन अकाउंट इज रेवेन्यू एंड अनदर अकाउंट इज कैपिटल। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक, सो लिखो द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में थोड़ा सा लिख लो। सो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर वन इज द रेवेन्यू। इसी को कभी कभी बजट के फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट्स एंड कैपिटल बजट्स, राइट। किसी किसी बुक में, इवन एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट्स एंड कैपिटल बजट्स। व्हाट इज बजट, बजट का क्या डेफिनेशन होता है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, राइट। तो रेवेन्यू अकाउंट्स को, रेवेन्यू साइड्स को एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो रेवेन्यू बजट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल बजट्स हो गया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट्स ऑल्सो। तो जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसमें ये भी लिख सकते थे, राइट, कहीं पर। तो ठीक है, अभी फोकस करते हैं। सो अकाउंट्स वी हैव टू टाइप,
एक तो रेवेन्यू अकाउंट एंड देयर इज कैपिटल। एंड द कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड इन द रेवेन्यू अकाउंट्स फिर आप दो कैटेगरी बना ले, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू यहां पर एसेट क्रिएट नहीं होगा और यहां पर एसेट क्रिएट होगा। यहां पर भी दो पार्ट बना ले। In the capital account there are the capital receipts and capital expenditure. Okay, so the revenue receipts में लिखें, the revenue receipts are recurrent receipts. ठीक है, revenue receipts are recurrent receipts. Revenue receipts are these are the recurrent receipts. Recurrent receipts, do you know what do you mean by recurring? Repetitive, है ना, जैसे मंथली पेमेंट हर महीना देना पड़ेगा, है ना। जैसे लेट से आपका खाने पीने पे जो खर्च होता है वो रेकरेंट है, हर दिन होगा। सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द रेकरेंट रिसिप्ट्स, है ना। सो रेवेन्यू अकाउंट लिखो एक लाइन कि द रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड द टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेस, है ना। इट इंक्लूड्स द टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेस, टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेस। एक पब्लिक फाइनेंस का एक चार्ट है बड़ा सा, वो तुमको शायद बताया है ना, तो एक बार हम बता देंगे, सेकंड पार्ट में बता देंगे। वो एक ही चार्ट में पूरा पब्लिक फाइनेंस आपका विजुअलाइज हो जाएगा, राइट। थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो जैसे अभी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर टैक्स सोर्सेस और नॉन टैक्स रिसिप्ट दोनों ही आएगा, ठीक है। तो टैक्स को फिर हम लोग क्लासीफाई करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। थोड़ा सा लिख लो, जैसे टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स को फिर कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। कुछ डायरेक्ट टैक्स के नाम बता सकते हो? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, है ना। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्रिजम्पटिव टैक्स, यहां पर लिख लो, है ना। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर एक होता है प्रिजम्पटिव टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, ठीक है। ये कुछ टैक्सेस के नाम है जो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है, दैट इज और इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्रिजम्पटिव टैक्स। प्रिजम्पटिव टैक्स फिर फर्दर होता है लाइक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैश विड्रॉल टैक्स, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, है ना। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा सा चार्ट होगा, उसको याद रख लेना है। सो अभी इतना ही लिखते हैं, अगले क्लास में बता देंगे सारा। तो कुछ डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका डायरेक्ट पे करना पड़ेगा, तो जो आपका इनकम है उस पर पे करना पड़ता है, दैट इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, राइट। उस तरह से ये सब किस अकाउंट में पढ़ रहे हैं हम लोग? रेवेन्यू अकाउंट्स में, ठीक। उसी तरह से हमारे पास नॉन टैक्स सोर्सेस होंगे। नॉन टैक्स, डू यू नो?
नॉन टैक्स क्या होता है बताओ? नॉन टैक्स, कहीं पर टैक्स पे करते से आप जू जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, है ना? जैसे वाटर आप यूज करोगे तो कुछ यूजर फी देना पड़ता है, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे तो फी पे करना पड़ेगा, है ना? जैसे आप किसी देवस्थान में जाओगे तो क्या होता है, श्राइन बोर्ड में पैसे लिए जाते हैं, कुछ फीस वगैरह। तो नॉन टैक्स सोर्सेस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ना? फीस, पेनाल्टी, स्टीट्स, ऑक्शंस, लाइसेंस, है ना? कुछ नाम लिख देते हैं। नॉन टैक्स में क्या क्या आएगा? फीस, पेनाल्टीज, स्टीट्स, ऑक्शंस, फटाफट लिखते जाओ, ऑक्शंस, लाइसेंस एटसेट्रा कर दो, है ना? ये पब्लिक फाइनेंस का चार्ट बताएंगे तो और सब एक बार रिकॉल हो जाएगा। सो नॉन टैक्स में लिखो फीस, पेनाल्टी, स्टीट्स, ऑक्शंस, लाइसेंस, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू साइड है, रेवेन्यू साइड्स, है ना? सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स में दो तीन याद रखना, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स। अच्छा इनडायरेक्ट थोड़ा छूट गया, इनडायरेक्ट लिख लो। एक दो इनडायरेक्ट टैक्स का नाम बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स, अभी रेस्टोरेंट में खाओगे तो सर्विस टैक्स दोगे कि नहीं? हाँ, अच्छा सर्विस टैक्स रिमूव हो गया, चलो ठीक है, मान लेते सर्विस टैक्स दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना? गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। चलो तो वी हैव द इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स बताओ? हाँ, एक्साइज, कस्टम, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, राइट? ये सारी चीजें हैं किसमें? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी को मिला के अभी जीएसटी हो गया है, तो जीएसटी अलग से पढ़ाएंगे, अभी खाली नाम तो याद कर लो। गॉट इट? एक्साइज, डू यू नो? कस्टम्स, एक्साइज। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उस पर क्या लिया जाता है? एक्साइज ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है तो उस पर क्या लिया जाएगा? कस्टम्स ड्यूटी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आएगा, एक्साइज, कस्टम, सेल्स, सर्विस टैक्स, ये सब चीज़ें। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो रेवेन्यू किस तरह से आ सकता है गवर्नमेंट को? या तो टैक्स सोर्स से आ सकता है या इनडायरेक्ट नॉन टैक्स से आ सकता है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में दो चार याद रखना है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेंगे, अब जीएसटी याद कर लेना है, राइट? उसी तरह से वैट लगता था पहले, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी याद रख लेना है। नॉन टैक्स की बात करेंगे, फीस, पेनाल्टी, स्टीट्स, ऑक्शंस, लाइसेंस, ग्रांट्स, ये सारे क्या होते हैं? नॉन टैक्स होते हैं। गॉट इट? तो ये गवर्नमेंट का एक पार्ट हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। तो रेवेन्यू अकाउंट्स किस नेचर के होते हैं? रिकरिंग होते हैं कि नॉन रिकरिंग होते हैं? रिकरिंग हो गए। एसेट क्रिएशन पर्पस होता है कि एसेट क्रिएशन नहीं होता है? एसेट क्रिएशन नहीं होगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में थोड़ा सा। अब रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, है ना? रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर, तो लिखें रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम लोग पढ़े, अब थोड़ा एक्सपेंडिचर पे आते हैं अपन लोग। तो एक्सपेंडिचर में एक दो लाइन लिख लो। द रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर्स आर प्राइमरीली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, है ना? रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर्स आर प्राइमरीली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब एक सेकंड रुको, ये प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझ लो। देखो अभी अपन लोग एक्सपेंडिचर पे थोड़ा फोकस करते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग जो खाने पीने पे खर्चा करते हैं घर पे, जिसको कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर बोलते हैं अपन लोग, तो क्या हम लोग हर बार कैलकुलेट करते हैं? या मान लो सडनली इस बार आपके घर में मेहमान 10 दिन आ गया तो ऑलरेडी कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक?
तो उसको हम लोग बार बार कैलकुलेट नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो थोड़ी चल रहा है, बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, राइट, वो चल रहा है। तो कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जो होता है वो बेसिकली एसेट क्रिएशन के लिए तो नहीं होता है। सो मेनली द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज फॉर कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस पर्पस, उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे हम एक लेट्स से क्लासरूम अभी बना दिए, तो क्लासरूम बनाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अब क्लासरूम बन गया तो उसको हर दिन आपके ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ना। सफाई पे खर्चा है ना, फैन पे खर्चा है, कुछ अचानक से फ्यूज उड़ गया उस पर खर्चा है। सो दीज आर वॉल्ड कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। तो उसको प्राइमरीली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसके लिए प्लानिंग बार बार नहीं करते हैं। इसलिए भारत सरकार के भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे सैलरी पे, है ना, सब्सिडी पे, तो वो क्या होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, है ना। तो पहले जब प्लानिंग सिस्टम चलता था, अब प्लानिंग खत्म हो गया, तो प्लानिंग के समय में एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक है प्लान एक्सपेंडिचर और एक होता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। So non-planned expenditure are mainly consumption and maintenance expenditure, है ना। So non-planned expenditure कैसे होते थे, consumption and maintenance expenditure plus maintenance expenditure। और इसमें किसको रखते थे, मान लेते हैं the interest payment, डिफेंस, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ जैसे मेंटेनेंस ऑफ द पावर स्टेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो यहां पर लिख लें जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। सो एटसेट्रा कर लो। सो ये सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में रखा जाता था। लेकिन ये क्लासिफिकेशन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था, है ना। जैसे कि मतलब हम लोग एक पीएसयू स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो प्लान में है, लेकिन पीएसयू बनाने के बाद तो हर उसका मेंटेनेंस खर्चा होगा ही ना, फिर उसको नॉन प्लान करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली सुपरफिशियल था, इसलिए इसको हटा दिया गया है अभी, है ना। बजट 2017 ऑनवर्ड इसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो फंडा समझ में आ गया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, ये एसेट क्रिएशन तो हो नहीं रहा है इस पर, और इसको में से ज़्यादा स्पेसिफिक यदि कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है तो उसको नॉन प्लान में बोला जाता था। अब ये कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया है, ये समझ में आ गया। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक तो लाइन और लिख लो कि द रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर आर एसेंशियली द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर that does not create asset, है ना। ये वाला चार्ट बना लिए थे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली पूछ दे तो इसमें क्या क्या होगा, ये दो तीन याद रख लेना, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, देन लेट्स से मेंटेनेंस ऑफ द पावर स्टेशंस, ये सब लिख लो, है ना। Now this classification has been scrapped, ये भी याद रखना है, ओके ओके, बट राइट डाउन। So these are called the consumption and maintenance expenditure। इसको और एक नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेलफेयर एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स आर पर्टिकुलरली ऑल्सो नोन एज वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स, है ना। द कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, गॉट इट। तो रेवेन्यू अकाउंट समझ में आया। सो रेवेन्यू अकाउंट में गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट है, गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर्स है, एसेट क्रिएशन पर्पस है नहीं, कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस के लिए खर्चा जो होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट समझे। तो कैपिटल अकाउंट्स में भी गवर्नमेंट के पास क्या होगा, रेवेन्यू, एंड गवर्नमेंट के पास क्या होगा, एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स लिखें, द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स। सो वी हैव डन द रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर्स।
अब हम लोग कैपिटल अकाउंट्स पे चलते हैं, पहले रिसिप्ट्स की बात करते हैं ना। लॉन्ग टर्म जैसे गवर्नमेंट लोन्स दे दिया किसी गवर्नमेंट को, लेट्स से फॉर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन दिया, तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा वापस आएगा, किसी पर्पस के लिए दिया गया था, पर्पस वाज एसेट क्रिएशन। सो सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड कैपिटल व्हाट एक्सपेंडिचर्स। वो पैसा जब आएगा तो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट बनेगा, है ना। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट्स, द डिसइन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो बहुत सारे हैं, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, डिविडेंड, स्मॉल सेविंग्स, डोमेस्टिक बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, है ना, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट होते हैं, है ना। तो लिखो पहले कैपिटल रिसिप्ट्स, एक दो लाइन लिख लो फिर लिखा देते हैं। द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स, द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स includes recovery of loans given by union government to the state governments, recovery of loans given by union government to the state governments, comma union territories, PSUs etc. उसी तरह से और क्या हो सकते हैं, द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, एक लिस्ट लिख दें क्या, है, लिख लो, यहां लिख देते हैं। लिखो कैपिटल रिसिप्ट्स अपन लोग लिख रहे हैं ना। सो हियर यू राइट रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, so recovery of loans, disinvestment proceeds, लिख लिया। इसी तरह से कुछ क्या होंगे, उधार लेना पड़ेगा, तो जो उधार लेना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, डेट बोरोइंग्स। और कुछ क्या होगा, बिना उधार, जो लोन दिया फिर वापस ले रहा तो उधार नहीं हुआ। बट कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेना पड़ेगा। सो कैपिटल रिसिप्ट्स में एक लाइन और लिख लेंगे, द कैपिटल रिसिप्ट्स आर, सम ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स आर डेट, है ना, एंड सम आर नॉन डेट, some are debt and non debt respectively. बताओ डेट नॉन डेट समझ रहे हो, डेट मार्केट ये बहुत इनेबलिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, अभी बताएंगे आगे चल के, ठीक। सो डेट होता है, नॉन डेट होता है, सिंपल बात है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक लाइन लिख लो, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, द फोर्थ कंपोनेंट राइट डाउन, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखो। दिस इंक्लूड्स लोन्स given to the states, UTs and the PSUs, loans given to the states, UTs, PSUs, comma expenditure for asset creation
comma PSUs, comma expenditure for asset creation in infrastructure and social areas, infrastructure and social areas, comma loans repaid etc. लोन्स रिपेड एटसेट्रा। तो एक बेसिक थीम डेवलप हुआ कि वी आर स्टडिंग द फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? विजुअलाइज गवर्नमेंट को देखने की कोशिश करो, एंड द गवर्नमेंट क्या करती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, राइट। पब्लिक फाइनेंस को और थोड़ा कैटेगोरिकल करेंगे, सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग। So the type of policy which actually studying about the qualitative and quantitative use of the taxation and spending is called the public policy, the fiscal policy. The fiscal policy is very, very important because this policy helps to achieve the public policy goal in the welfare state. The public policy goal include what? Growth, है ना, equity, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इगालिटारियन सोसाइटी के लिए वाइज यूज ऑफ एक्सपेंडिचर होना पड़ेगा, टैक्स पेयर्स मनी का यूज होना पड़ेगा। तो इसके बारे में स्टडी करना क्या है? द फिस्कल पॉलिसी। ये किसका डोमेन है? गवर्नमेंट का डोमेन है। समझ में आया? उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का पर्पस एसेट क्रिएशन नहीं होता है, कैपिटल का पर्पस एसेट क्रिएशन होता है। एसेट का मतलब ऑनरशिप राइट, व्हाट वी ऑन, एंड लाइबिलिटी का मतलब अभी समझाए, व्हाट वी ओ, जिसको हमको पे करना पड़ेगा बाद में चल के, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं। अब इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और इस वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग एंड टू कैरी आउट द वेलफेयर एक्टिविटी। तो वेलफेयर एक्टिविटी में जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, तो इसका मतलब है कि सोशियो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। हमको PSU लगाने हैं, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स लेना है, हो हेल्थ, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा चीज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब हमारे एजेंडाज ज़्यादा हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्स रेवेन्यू को हमको मोबिलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज लॉजिकली मोर देन आवर रेवेन्यू। इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन होगा? एक्सपेंडिचर इज देन रेवेन्यू, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। डेफिसिट क्या होगा? व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, और इफ रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंडिचर, देन दैट इज कॉल्ड सरप्लस। दो सिचुएशन होगा। तो ब्रिटिश के टाइम में, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में पुलिस स्टेट कॉन्सेप्ट था, रोड, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके एजेंडाज नहीं थे, तो रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, एक्सपेंडिचर कम है, तो वो कैसा स्टेट हो सकता है? सरप्लस स्टेट। लेकिन हमारे पास जो एजेंडाज ज़्यादा हैं, इसलिए नेचुरली हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, हमारे टारगेट्स डेफिसिट से ओरिएंटेड होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिसिट्स, है ना। वी वुड हैव अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग पहले समझ लो। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होता है? डेफिसिट इज नॉट ए बैड वर्ड, है ना। डेफिसिट इज ए गुड वर्ड, लेकिन अपने लिमिट्स में रहे तभी, है ना। राइट डाउन, एक दो लाइन लिख लो, तब थोड़ा सा इस पे एंटर करेंगे। लिखो, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया embodies a welfare state. The Constitution of India embodies a welfare state and not a police state. And not a police state. Which part of the Indian Constitution ये welfare state की बात करता है? पार्ट 4, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
एक वेलफेयर स्टेट की कामना करता है, बात करता है। गॉट इट? सो इसमें वेलफेयर स्टेट है, क्या लिखे आप एक बार रिपीट करो कोई? वेलफेयर स्टेट, हाँ, नॉट ए पुलिस स्टेट, सेमीकोलन, सेमीकोलन, here state, here the state ब्रैकेट में लिखो गवर्नमेंट will undertake the activities, will undertake the welfare activities will undertake the welfare activities financed out of taxpayers money, financed out of taxpayers money, financed out of taxpayers money. लिख लिया? So anything which is responsible for, so anything which is important, so anything which is important, which is important for well-being of the society, anything which is important for well-being of the society must be supported by the end use of public finance, must be supported by the well-being of public finance, public finance, public finance, है ना? माने जो उसका एंड यूज क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा हम लोग का सारा चीज़। हम अननेसेसरी लेट से 3% ऑफ जीडीपी यूज कर रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट से एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, हम सडनली 6% यदि ऑफ द जीडीपी यूज करना शुरू करें तो हमारे पास प्लान होने चाहिए क्या रिजल्ट हो रहा है। ऐसे नहीं खर्च कर सकते हैं, पॉपुलिस्ट एजेंडा में खर्च नहीं कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास खर्चे तो होंगे क्योंकि वी अडॉप्टेड ए वेलफेयर मॉडल, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेता है। तो और लिखो, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, in this type of government, the instrumental use of deficit financing, government, in this type of government, the instrumental use deficit financing is inevitable. Instrumental use of deficit financing is inevitable. इज इनएविटेबल। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है उसको समझते हैं, उसके पहले डेफिसिट लिखो, उसके पहले लिखो डेफिसिट। डेफिसिट, सो व्हाट इज डेफिसिट? ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इफ द एक्सपेंडिचर is more than revenue, expenditure is more than revenue, है ना? So this is the deficit. And what is surplus? Surplus if revenue is more than expenditure. ठीक है। सो मैं यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम करूँ कि क्या कभी वेलफेयर स्टेट सरप्लस इकोनॉमी हो सकती है? कभी वेलफेयर स्टेट सरप्लस इकोनॉमी हो सकती है? थोड़ा लॉजिकली सोच पा रहे हो? सेक्टरल वाइज हो सकते हैं, सेक्टर वाइज हो सकते हैं, जैसे रेवेन्यू वाइज हम लोग हो सकते हैं। जैसे 5 ईयर प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ रिलायंस, है ना? व्हाट इज रिलायंस? सेल्फ रिलायंस का मतलब व्हाट इज सेल्फ? हाँ हाँ, मतलब वी शुड नॉट बी डिपेंड एक्सटर्नल प्लेयर्स। जो हमारे अपने रिसोर्स हैं वो इतना सेट हो कि हमारे नीड्स को फुल। इन्वेस्टमेंट के लिए हम एमएनसी पे डिपेंड ना हो। आवर द इन्वेस्टर्स, आवर द डोमेस्टिक प्लेयर्स शुड बी competent, okay, they do investment. So that's why that is
द कंडीशन इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस, राइट। तो यहाँ पर जैसे रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे, रेवेन्यू अकाउंट की करेंगे, तो खाने पीने के लिए तो हमारे रिसोर्स इतने हो ही सकते हैं ना कि हम लोग वहाँ पर डेफिसिट को जीरो कर सकते हैं। डेफिसिट का मतलब बोरोविंग्स, पैसा उधारी लेना पड़ेगा। तो क्या खाने पीने के लिए बोरो करना चाहिए? नो, डेफिसिट इज ए गुड थिंग, बोरोइंग इज ए गुड थिंग, बट व्हाट इज एंड यूज? तो तुम आराम से पैसा उधारी ले लिया और आराम से घूम रहे हो, खा रहे हो, है ना, पॉपुलिस्ट एजेंडा में खर्चे कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड बैड यूज। लेकिन उधारी लेके एसेट क्रिएट कर रहे हो, दैट इज ए गुड थिंग, ठीक है। सो यह चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करेगा, लिखो, इसको लिख के लाइएगा, फिर और हम बताएंगे कि फॉर द वेलफेयर स्टेट, फॉर ए वेलफेयर स्टेट, फॉर ए वेलफेयर स्टेट, for a welfare state is the condition for surplus economy, is admissible, analyze, ना, for a welfare state is the condition for surplus economy is admissible, analyze, ये क्वेश्चन है। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, इफ यू ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म, पीछे ले जाने की कोशिश करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी सरप्लस थी कि डिफिसिट थे? सरप्लस इकोनॉमी थी, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी थी सरप्लस इकोनॉमी थी। तो ऐसा क्या था कंडीशन? क्या वो पुलिस स्टेट था? नहीं था, पुलिस स्टेट नहीं था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सरप्लस इकोनॉमी फिर कैसे थी? कैसे थी बताओ, थोड़ा सोचो। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सरप्लस इकोनॉमी थी, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तो वो कैसे था? इंटरनेशनल ट्रेड, प्रीफील्ड कल्टीवेशन था, लेकिन वहाँ पर सरप्लस इकोनॉमी, ग्रेन्स बेचे जाते थे, मतलब सेल्फ रिलायंस वाला कंडीशन था। फूड सिक्योरिटी सिक्योर था, लोगों के पास ग्रेन्स थे, इतना अनाज रहता था कि इन केस ऑफ लेट से सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन वो उसको स्पॉन्सर कर सकता था स्टेट। तो इसका मतलब सेल्फ रिलायंस वाला कंडीशन था। इंटरनेशनल ट्रेड था, जो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट का कंडीशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेवर में था, है ना। वहाँ पर करंट अकाउंट जो डेफिसिट होता है वहाँ पर इंडिया के फेवर में था। गॉट इट? बैलेंस ऑफ मतलब ज़्यादा, वहाँ हमारे फॉरेक्स रिजर्व उस समय काफ़ी अच्छा था। गॉट इट? सो वहाँ पर वो सरप्लस इकोनॉमी थी, ऑल्दो वहाँ पर प्रीफील्ड कल्टीवेशन था। एक क्वेश्चन हम उस समय भी लिखाए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसी को समझ लेना कि फॉर ए वेलफेयर स्टेट द कंडीशन ऑफ द सरप्लस इकोनॉमी इज एडमिसिबल, ये एनालाइज, ये क्वेश्चन अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा लिखो कि हम लोग डेफिसिट के टाइप्स की बात करते हैं। कितने टाइप्स के डेफिसिट होते हैं? नाउ वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला भी क्वेश्चन लिखा दे क्या? थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, तो लिख लो एक क्वेश्चन। क्रिटिकली डिस्कस लिखो, क्रिटिकली डिस्कस द इंडस वैली सिविलाइजेशन was an surplus economy, although it was not a police state, not the police state। या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन वेलफेयर स्टेट था? वो भी नहीं पता, है ना। सो नाइदर ए पुलिस स्टेट नॉट ए वेलफेयर स्टेट, तब सरप्लस इकोनॉमी था, है ना। इसको आप क्रिटिकली डिस्कस करेंगे, ओके। सोचना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। फिर टाइप्स की बात करते हैं पल्लो। तो सबसे पहला जो डेफिसिट होगा
हम लोग किसकी बात करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट द बजट डेफिसिट। ठीक है, दैट इज योर बजट डेफिसिट। दूसरा मोनेटाइज डेफिसिट, सेकेंड इज मोनेटाइज डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिर उसके बाद लिखेंगे मोनेटाइज्ड थर्ड is your fiscal deficit, fourth that is your revenue deficit, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग? द प्राइमरी डेफिसिट, है ना, प्राइमरी डेफिसिट, और एक लास्ट लिख लेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव ERD, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स के डेफिसिट हैं। बजट डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें से द फिस्कल डेफिसिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जानना हो तो किसको स्टडी करेंगे? फिस्कल डेफिसिट को, राइट। सो एक एक करके पढ़ लेते हैं। व्हाट इज बजट डेफिसिट? बताओ बजट डेफिसिट क्या होगा ना। बजट में एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, यही है बजट डेफिसिट। जो डेफिसिट है उस डेफिसिट को बाय डिफॉल्ट आरबीआई नया या फ्रेश मनी, फ्रेश प्रिंट करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी। दिस इज कॉल्ड मोनेटाइज डेफिसिट। मतलब डेफिसिट शुड बी मोनेटाइज बाय प्रिंटिंग द फ्रेश मनी बाय द आरबीआई, दैट इज कॉल्ड मोनेटाइज डेफिसिट। मतलब बजट डेफिसिट एंड मोनेटाइज डेफिसिट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। कि जब भी बजट डेफिसिट हुआ तो फिर बाय डिफॉल्ट इट वुड बी इंजेक्टेड बाय द आरबीआई प्रिंटिंग मनी। अब ये बजट डेफिसिट को जानबूझ के भी किया जा सकता है पॉपुलिस्ट एजेंडा के लिए। बिना किसी सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग का हमने पॉपुलिस्ट एजेंडा में बहुत सारे कर दिए और पता है कि पैसा कम होगा तो आरबीआई पैसा डालेगा। यदि आरबीआई पैसा इंजेक्ट करेगी तो फिर क्या होगा? मार्केट में नए पैसे आ जाएंगे, अननेसेसरी नए पैसे आएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बजट डेफिसिट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इन्फ्लेशन आएगा तो फिर अलग अलग इम्पैक्ट्स है, गॉट इट। तो ऐसे दिमाग को लेके चलना। इसके बाद हम लोग फिर इन्फ्लेशन पढ़ेंगे इसलिए, राइट। तो फिर इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन को अभी कितने तक टारगेट किया जाता है? 4 ± 2%। याद है, ये रखना है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसी को बोलते हैं कि इन्फ्लेशन कितना कितना के बीच रखना है? 4 ± 2%, मतलब 2 से लेके 6 के बीच में, राइट। ओके, सो बजट डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट समझ में आया कि दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू, इसके बीच का डिफरेंस हो गया फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ठीक है। वो जो रेवेन्यू अकाउंट्स की बात की अभी, एक रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? हाँ हाँ, प्राइमरी डेफिसिट का एक फॉर्मूला पहले याद कर लो, एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो बताएंगे। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कौन कौन सा? एफडीआई और एफआई की एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एफडीआई, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एफपीआई। और एफआईआई आर द इंस्टीट्यूशंस व्हिच डू इन्वेस्टमेंट, ठीक। समझ में आया थोड़ा सा, ठीक। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू
फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसका ट्रिक्स है एफडीआई। और एक लास्ट बच गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला होता है आरडीजी, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स, है ना। तो पहले पढ़ने के पहले याद कर लो। पहली बात कि बजट डेफिसिट बोलो, बजटरी एस्टीमेट एंड रिसिप्ट्स के बीच का डेफिसिट हो गया बजट डेफिसिट। तो डेफिसिट होगा दैट वुड बी मोनेटाइज बाय प्रिंटिंग फ्रेश मनी बाय कौन कौन पैसा छापेगा, आरबीआई, दैट इज कॉल्ड मोनेटाइज डेफिसिट। तो बजट एंड मोनेटाइज एक साथ चलेगा। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो बाद रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू अकाउंट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। प्राइमरी डेफिसिट एफडीआई, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आरडीजी, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स पेमेंट। याद हो गया सबका? अब लिख लो एक एक करके, राइट। लिखो रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना। जैसे एक बार हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार के पास पैसा घट जाए तो आरबीआई अपने मन से छाप दे पूरा पैसा, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? छाप तो सकता है ना। तो क्यों नहीं ज़्यादा छाप सकता है? प्रिंटिंग, वाई दैट आरबीआई कैन नॉट प्रिंट बियॉन्ड ए लिमिट? इट विल लीड टू इन्फ्लेशनरी साइकिल। समझ पा रहे? इन्फ्लेशन अभी समझेंगे, राइट। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ट्रिक्स पता है? एक ट्रिक क्या है कि इन्फ्लेशन माने मार्केट में ज़्यादा पैसा है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करोगे? मार्केट से पैसा उठा लो, है ना। तो जो भी टेक्निक है, मार्केट से पैसा उठा लो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मार्केट में पैसा एंटर करो। गॉट इट? तो अलग अलग ट्रिक्स है, रेपो रेट में बता देंगे, इंटरेस्ट रेट में बता देंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बता देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल परचेज कर देंगे, राइट। तो ये सब तो बस खरीदना और बेचना है, बट फंडे सीख लेना है, राइट। ओके, तो write down revenue deficit. It is the difference between revenue receipt. It is the difference between the revenue receipts on tax and non-tax side. It is the difference between the revenue receipts on tax and non-tax side and revenue expenditure. Side and revenue expenditure. मैंने लिखने का तरीका है, बट सिंपल टर्म में रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट इज सिनोनिमस विद कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस। याद है नॉन प्लांट वाला बताए थे अभी, लिख लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सिनोनिमस विद revenue expenditure is synonymous with consumption, maintenance, synonymous with consumption, maintenance, and not developmental activities, ठीक है। So this is revenue deficit. Now write down, उसके बाद कौन था? monetized deficit. Monetized deficit. Now monetized deficit means, लिखो, monetized deficit means borrowing from the RBI, the borrowing from RBI, borrowing from RBI through printing fresh money or fresh currency, printing fresh money or fresh currency. Full stop, है ना। मोनेटाइज डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट, है ना। अच्छा, बजट डेफिसिट अभी बता देंगे, चलो पहले बजट लिख लो, उसके बाद क्या लिखे? बजट लिख लिए थे क्या? yes, बजट कंप्लीट है? पहले रेवेन्यू लिखे ना, आप रेवेन्यू रिसिप्ट और बजट डेफिसिट लिख लो।
budget deficit. It is the difference between total budgeted receipts and budgeted expenditure. Budgeted receipt and budgeted expenditure. ये 97 में ख़त्म कर दिया गया एंड इट वॉज एबॉलिश्ड इन 1997. होता क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट में बजट डेफिसिट होगा और जो डेफिसिट होगा तो वो आरबीआई को बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग फ्रेश मनी और फिर इंजेक्ट करना पड़ता था, है ना. सो आरबीआई जब नया मनी, नया करेंसी इंट्रोड्यूस करती है, इंजेक्ट करती है, इसी को क्या बोलते हैं, पंप प्राइमिंग. अभी बताए थे शुरू में पंप प्राइमिंग, तो ये भी याद रखना. तो बजट डेफिसिट एंड मोनेटाइज डेफिसिट ये दोनों एक ही साइड के, द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स हैं. ये याद हो गया होगा. हाँ 97 इट वाज एबॉलिश्ड इन 97. माने बजट डेफिसिट 97 में एबॉलिश कर दिया गया. अब फिस्कल डेफिसिट लिखो. फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, it is the difference between what the government earns and its total expenditure. It is the difference between what the government earns and total expenditure and its total expenditure. Total expenditures. Mathematically, full stop के बाद लिखो. Mathematically we can say fiscal deficit equal to total expenditure of the government, in a budget, expenditure of the government in a budget minus ब्रैकेट में लिखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. लिख लिया. जैसे कैपिटल रिसिप्ट में देखे थे कि कुछ डेट होते हैं, कुछ अर्न होते हैं, तो जो डेट वाला लेना है, राइट. हम लोग किस चीज़ को डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू. तो रेवेन्यू में कुछ तो उधारी लेंगे ना अपन लोग, तो उधारी वाले को नहीं करना है, जो अपना पैसा हो उसी को घटाना है. तो ये हमको फिस्कल डेफिसिट की बात करता है. फिस्कल डेफिसिट मेजर्स हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. Fiscal deficit measures the health of the Indian economy. It is also called barometer. Barometer of the Indian economy. ठीक है. एक और क्या बच गया आपका, प्राइमरी डेफिसिट लिखें. प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला याद हो गया होगा, पीडी इक्वल टू एफडीआई और फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यही होगा. लिखो. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स, है ना. इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट. दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स, जो प्राइमरी डेफिसिट है, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स बेसिकली. अब ये सारे जो टर्म्स है ना, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये बेसिकली गवर्नमेंट का स्टाइल है अपने बजट्स को, इनको एक्सपेंडिचर को ड्रेसअप करने का, है ना. लेकिन है तो पढ़ लीजिए आप लोग, कभी एग्जाम्स दे. प्राइमरी डेफिसिट, सो दिस डेफिसिट हेल्प्स इन असेसिंग
हाँ, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन assessing the progress of the government in its fiscal control efforts. ठीक है, एक लास्ट लिखो, ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ये रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब हम लोग कंजम्पशन एंड मेंटेनेंस वाला एस्पेक्ट को थोड़ा ठीक करने के लिए ERD है ना. सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लिख लो. इट इज द डिफरेंस बिटवीन है ना, it is the difference between revenue deficit and grants. रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स. तो ये डिफरेंट टाइप्स के डेफिसिट समझ में आया है ना, समझ में आया कि नहीं आया, आपको पूछा जाएगा. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स है ना, कौन कौन से. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है. अभी जब आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ेंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो वहाँ पर भी एक डेफिसिट होगा, दिस इज कॉल्ड कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट. सो करंट अकाउंट डेफिसिट और यहाँ से फिस्कल डेफिसिट, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, ट्विन डेफिसिट है ना. जैसे ट्विन विच इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज ट्विन इंस्टीट्यूट्स. अब ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक. नहीं जानते हो ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोलते हैं, नहीं जानते हो. पूछा क्या था ना यही वाला, ब्रेटन वुड्स ट्विंस. प्लस तो जेपीएससी में पूछा था ये है ना. ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोलते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. है ना, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. IMF डू यू नो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक दैट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD है ना, IBRD है. वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स है ना, तो IBRD है ना. तो सब बताएंगे, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग. हाँ ठीक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ना, IMF है ना. चलो ठीक. सो ब्रेटन वुड ट्विंस है ये. और ट्विन डेफिसिट कौन कौन सा है, फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. गॉट इट, ओके. अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है. एंड यूज पे डिपेंड करेगा, कितना लिमिट तक रखना है वो डिपेंड करेगा. फिस्कल डेफिसिट इज गुड और बैड, दोनों. तो थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिख लो फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा सा और है ना. हाउ मच ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज राइट, राइट ए क्वेश्चन, राइट ए क्वेश्चन. हाउ मच फिस्कल डेफिसिट इज राइट है ना, हाउ मच फिस्कल डेफिसिट इज राइट. द फिस्कल डेफिसिट इज ब्रीज्ड बाई. अच्छा, जो भी डेफिसिट होगा उसको कैसे भरा जाएगा, जैसे डेफिसिट चमका कि नहीं चमका, दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा. जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं कि आप यहाँ रहते हो, जैसे सपोज यू लिव इन हॉस्टल. सो इस हॉस्टल में आपके पास अर्निंग, मैंने दोस्त से, पेरेंट्स से आपको 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है. और आपके खर्चे हैं लेट से 105, तो आपका डेफिसिट कितना हुआ, 5 रुपीज़. ये आपका डेफिसिट हुआ, समझा. तो यही है डेफिसिट. यदि आपके
105 रेवेन्यू हो जाए और 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हो जाए तो आपका क्या हो गया, सरप्लस हो गया 5 रुपीज़। ठीक, अब डेफिसिट हो गया 5 रुपया, हर बार 5 रुपये आपको डेफिसिट हो रहा है, तो इसको तो फिर आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका परचेजिंग पावर पैरिटी कॉम्प्रोमाइज होते चला जाएगा। आप इफेक्टिवली 95 के ही कैपेसिटी वाले हैं, 5 रुपया आप किसी दोस्त से मांग रहे हो, सो 5 रुपया दोस्त बोलेगा कि भाई हम इसी कंडीशन में देंगे जब तुम 1 रुपया हमको टैक्स दोगे, तो तुम यदि डिफ़ॉल्ट हो गए तो तुमको 106 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपका परचेजिंग पावर पैरिटी धीरे धीरे घटते चला जाएगा ना, समझ पा रहे हो। सडनली आपका 100 रुपीज़ या फिर ये 5 रुपया नहीं आया तो उस बार आपको 94 में ही काम चलाना पड़ेगा। आपका एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, 95 में कैसे काम चलाओगे, तो फिर कहीं दूसरे जगह कट करोगे जहां नहीं करना चाहिए था, वहां कट कर दोगे सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में, तो फिर एसेट क्रिएट नहीं होगा, एसेट क्रिएट नहीं होगा तो फिर आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं बनेगा, रिटर्न बनेगा तो इमीडिएट तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज होगा। यही फंडामेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कॉम्प्रोमाइज होने का। हमारे यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भी जो डिक्लाइन है वो क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए हम बताएंगे बाद में कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चाहिए। हमारे इन्वेस्टर मार्केट बहुत नेसेंट स्टेज कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसी तरह से सिक्योरिटी मार्केट, जो डेप्ट मार्केट है, वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो ये सब बातें करेंगे, तो हम लोग कुछ पॉइंट लिख लें कि हाउ मच फिस्कल डेफिसिट इज राइट। सो लिखो, द फिस्कल डेफिसिट इज ब्रीच्ड बाय the fiscal deficit is breached by market borrowings and central bank printing the fresh currency. Fiscal deficit is breached by market borrowings and central bank the fresh currency, within bracket write monetization, ब्रैकेट में लिखो मोनेटाइजेशन। जैसे मार्केट में पैसा है, मार्केट से हमने पैसे उठा सकते हैं या आरबीआई पर नए पैसे इंजेक्ट कर सकती है, दोनों ही कंडीशन में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स। ठीक, आगे लिखो, टू ए लिमिटेड एक्सटेंट to a limited extent, comma, fiscal deficit is important. Fiscal deficit is important to a limited extent. The fiscal deficit is important because it क्या बोल सकते हैं इसको कि because it reflects the government's ability to help the growth and welfare measures, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, since the government can always return the loans, when it revenue increases या improves, return the loans when its revenue improves due to tax buoyancy
tax buoyancy, comma fiscal consolidation, tax buoyancy, fiscal consolidation, fiscal consolidation, etc., etc., full stop. However, the fiscal deficit is problematic. However, fiscal deficit is problematic. However, the fiscal deficit is problematic, and even the destabilizing when it overshoots the rational threshold. When it overshoots the rational threshold. Overshoots. Overshoots the rational threshold. Got it? Fiscal deficit increases the tax burden. Rational threshold लिख लिया, फुल स्टॉप. रैशनल लॉजिकल है ना, रैशनल थ्रेशोल्ड. आगे लिखें फिस्कल डेफिसिट इंक्रीजेज द टैक्स बर्डन रैशनल थ्रेशोल्ड. Fiscal deficit increases the tax burden on the future generation, and thereby compromise with intergenerational parity. Thereby compromise with intergenerational parity. ठीक है, फुल स्टॉप. तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड तक ही रखना पड़ता है और रखना चाहिए फिस्कल डेफिसिट. सो व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ दिस ईयर? अभी हमारा देश का फिस्कल डेफिसिट इस साल कितना सेट किया गया है? फिस्कल डेफिसिट 5.9% ऑफ जीडीपी और रेवेन्यू डेफिसिट कितना? 2.9% ऑफ जीडीपी, है ना. ये अभी दो डेटा है. एफडी इज 5.9%, रेवेन्यू डेफिसिट इज 2.9%. टाइम हो गया कि एक और लिख लें. एफआरबीएम एक्ट 10 मिनट लिख लें, लेट हो जाएगा. छोड़ दे, हाँ पानी भी गिर रहा है ना. ओके, सो एफआरबीएम एक्ट है बस 2003. ये 6 पॉइंट है, ये लिख लो तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना. फटाफट लिखो. एफआरबीएम एक्ट 2003. एफआरबीएम एक्ट 2003. एफआरबीएम एक्ट 2003. एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. राइट डाउन. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 was notified in 2004. अब शॉर्ट में FRBM लिखेंगे. ओके, FRBM Act 2003 was notified in 2004 with the following salient features. With the following salient features. Number 1, the annual targets of deficit, annual targets of reductions in deficits, annual targets of reductions of deficits, comma government borrowing and debt. The government borrowings and debt, यानी हर साल घटाना है. क्या क्या घटाना है? डेफिसिट घटाना है, गवर्नमेंट बोरोविंग्स घटाना है, डेट घटाना है. नंबर 2 लिखो. गवर्नमेंट टू एनुअली रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट टू
annually reduce government to annually reduce the revenue deficit by 0.5%, 0.5% and fiscal deficit by 0.3% and fiscal deficit by 0.3% beginning कब 2004-2005, 2004 और 5 से रेवेन्यू डेफिसिट हर साल कितना घटाना है 0.5% और एफडी कितना घटाना है 0.3%। आगे लिखें थर्ड पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट, एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट and reduction of fiscal deficit, elimination of revenue deficit and reduction of fiscal deficit to 3% of the GDP, 3% of GDP by 31st March 2000 कब 31 मार्च 2009 ना 31 मार्च 2009 के बाद से हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए और डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए 3% ऑफ जीडीपी। अभी कितना है ना, रेवेन्यू डेफिसिट अभी कितना है 2.9%, ठीक, अगर जीरो होना चाहिए, अभी है 3 के आसपास, वो 3 होना चाहिए तो अभी 6 के आसपास है ना, अच्छी बात है ना। ओके आगे लिखिए, ओके, prohibits the government to borrow from the RBI, prohibits the government to borrow from RBI after 1st April 2006, after 1st April 2006, full stop, 1st April 2006. Next point, on a quarterly basis, comma, government shall place on a quarterly basis, government shall place before both the House of Parliament an assessment of trends and receipts and expenditure, an assessment of trends in receipts and expenditure, माने रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का क्या ट्रेंड चल रहा है साल में, उसका एक असेसमेंट रिपोर्ट हर क्वार्टर के बाद क्वार्टरली बेसिस पे दोनों हाउस में रखना था। इससे क्या होगा, प्रूडेंट एनालिसिस हो सकेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, ये क्वार्टरली बेसिस पे होगा। एनुअली प्रेजेंट डैश देके लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एनुअली प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इसको रट्टा मार लेना है ना, एनुअली प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, कॉमा, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट लिख लिया, दूसरा भी, एंड थर्ड लिखो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। 3 चीज बताया मैंने कि एनुअली क्या क्या प्रेजेंट करना है। नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, नंबर 2 मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, नंबर 3 फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, है ना। These three documents will provide macroeconomic background,
मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड असेसमेंट रिलेटिंग टू अचीवमेंट ऑफ FRBM goals, relating to achievements of FRBM goals. These are the FRBM goals. Every year you have to reduce revenue deficit, fiscal deficit. By 31st March 2009, you have to achieve 0% of the RD, and fiscal deficit should be within 3% of the GDP. So these are the targets. Quarterly, you have to submit an assessment report. Annually, you have to place that is called 3 statement reports. तो ये सारे चीज़ें उसके गोल्स थे. लास्ट पॉइंट है एक्सेप्शनल क्लॉज, है ना. लास्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्शनल क्लॉज. लिखो, अंडर exceptional circumstances, under the exceptional circumstances, comma, government may be, the exceptional circumstances, the government may be compelled, government may be compelled to breach the targets. To breach the targets, और यदि डेविएट करती है तो एक लाइन लिख लो, इन केस ऑफ डेविएशन माने ब्रीचिंग करना पड़ा भी, तो इन केस ऑफ डेविएशन द गवर्नमेंट वुड नॉट ओनली be required, government will not only be required government will not only be required to take corrective measures, but also the finance minister shall also make a statement in both the houses of parliament, है ना. The government will take the corrective measures, but also finance minister will make a statement before both the houses of parliament. समझ में आया? ये एक्सेप्शनल क्लाउज है. तो FRBM एक्ट समझ में आया? द FRBM एक्ट एक फिजिकल कंसोलिडेशन लाने की कोशिश किया, फिजिकल डिसिप्लिन लाने की कोशिश किया. इसके प्रोविजंस को आप लोग याद कर लीजिएगा 2-3 बार. एक्सेप्शनल क्लाउज है लास्ट वाला कि इवन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट इन टारगेट्स को ब्रीच कर सकती है. तो गवर्नमेंट भी चालाक, एक्सेप्शनल को ही नॉर्मल करता है ना. टारगेट्स तो ब्रीच करना आसान काम है ना. बट ये एक टारगेट सेट किया कि फिजिकल कंसोलिडेशन, रूरल रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट इतना रखना है. इस टारगेट सेट किया गया. इनेबलिंग क्लॉज भी रखा कि मान ली देयर आर कोविड लाइक सिचुएशंस है, कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो आप ब्रीच कर सकते हैं. लेकिन आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव डेविएटेड. एट द सेम टाइम व्हाट सॉर्ट ऑफ करेक्टिव मेजर्स यू हैव टेकन. ऐसा थोड़ी ना कि पैसे खर्चे कर दिए, राइट. ठीक है. तो ये हम लोग एक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फिजिकल दैट इज कॉल्ड पॉलिसी चैप्टर, हम लोगों ने कुछ देखा कि किस तरह से द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात करता है ये चैप्टर. यहाँ पर हमको रेवेन्यू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स के बारे में जानने को मिला. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट वी हैव अंडरस्टूड एंड व्हाई द डेफिसिट आर इम्पॉर्टेंट. सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिसिट हम लोग समझे, कितना फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, बिकॉज इन दी वेलफेयर स्टेट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इंटीग्रल. डेफिसिट फाइनेंसिंग होना चाहिए. डेफिसिट इज द मेजरमेंट दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ द बोरोइंग शुड बी देयर. कुछ डेट होंगे, कुछ नॉन डेट होंगे, but what is the end use? If it is for the asset creation, then that is called good, and ये होगा because we are talking in welfare state conditions. But at the same time हम लोग fiscal discipline को भी violate नहीं करना चाहिए, fiscal consolidation को violate नहीं करना चाहिए, and for that हम लोग के पास एक legislative institutions भी है, एक legislative framework है, that is your FRBM Act. So ये notified कब हुआ था? 2004 में. इसके provisions को याद रखना है और जो भी क्राइटेरिया, ये सब हम लोग बात किए. तो अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग बात किया. प्लानिंग के पास एक बैकग्राउंड मिला. प्लानिंग के बाद हम लोग फिजिकल पॉलिसी में हैं. सो टुमारो वी विल आल्सो कंटिन्यू विद द फिजिकल पॉलिसी. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग आवर द वीडियोज. ओके, सो कल फिर मिलते हैं. ओके.